लेकिन इस बीच आजकल अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कांग्रेस के खिलाफ बहुत बोल रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ बहुत बोल रहे हैं और दिल्ली में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच एक नया राजनीतिक संघर्ष शुरू हो गया है। आज दिल्ली में राहुल गांधी की पहली चुनावी रैली थी जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही नहीं चाहते कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को उनका हक मिले। और उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल कभी उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोलते और वो हमेशा स्पष्टता से अडानी का मुद्दा देश के सामने उठाते हैं। यानी केजरीवाल, राहुल गांधी की शिकायत है कि मैं तो अडानी का मुद्दा लगातार उठा रहा हूं, लेकिन केजरीवाल अडानी के मुद्दे पर चुप है। लेकिन अब केजरीवाल ने भी राहुल गांधी के इन आरोपों पर एक जवाब दिया है। अब से थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि आज राहुल गांधी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी। राहुल गांधी की लड़ाई कांग्रेस बचाने की है और मेरी लड़ाई देश बचाने की है। जब केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रैटेजी केजरीवाल जी की है, कोई फर्क नहीं है। तो आप देखिए राजनीति में कैसे रिश्ते रातों रात बदल जाते हैं। राजनीति में ना तो कोई दोस्त है परमानेंट, ना कोई दुश्मन है और ना ही कोई सिद्धांत है। याद कीजिए, अब से कुछ महीने पहले जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहा था, उसका चुनाव प्रचार हो रहा था, इंडिया गठबंधन बना था, अरविंद केजरीवाल जेल में थे। उस समय अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली की एक रैली में सोनिया गांधी की बगल में बैठी थी और उस रैली में सोनिया गांधी ने सुनीता केजरीवाल को एक प्लेटफॉर्म दिया, एक जगह दी कि वो दिल्ली के लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। और कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल का पूरा साथ दिया, सुनीता केजरीवाल का पूरा साथ दिया, मांग की कि भाई उन्हें हमारा समर्थन अरविंद केजरीवाल के साथ है जो इस समय अभी जेल में है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक दूसरे के खिलाफ ही आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि राहुल गांधी आज दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी भ्रष्ट है। देखिए, आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये टिप्पणी ही तो की है उनके बयानों पर, और क्या कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अगर अरविंद केजरीवाल इतने ही भ्रष्ट थे तो फिर राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में उनके साथ हाथ क्यों मिलाया था? और अगर अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी इतने ही नापसंद थे तो दिल्ली में लोकसभा का चुनाव दोनों पार्टियों ने मिलकर क्यों लड़ा था? और 6 महीने में ही यह दोस्ती टूट गई। इंडिया गठबंधन का हाल आज अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन में सभी घटक दल एक दूसरे के बारे में ऐसी ही बातें कर रहे हैं। ज्यादातर लोग कांग्रेस के बारे में आज यही बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि राजनीति में 6 महीने का जो समय है वो कितना बड़ा समय होता है। और 6 महीने होते होते जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे और पानी पी पी कर नरेंद्र मोदी को कोस रहे थे,
आज अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को कम कोस रहे हैं और राहुल गांधी को ज्यादा कोस रहे हैं। आज राहुल गांधी अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी के लिए कम बोलते हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं। अब आपको राजनीति की दुनिया में लेकर चलते हैं। दिल्ली का चुनाव आने वाला है। हर पार्टी कोशिश कर रही है कि कैसे वो दिल्ली का चुनाव जीत ले, कैसे दिल्ली के सारे परिवार उस पार्टी को वोट दे दे। इसलिए आपको बताएंगे कि दिल्ली में एक औसत परिवार के वोट किस पार्टी को कितने पैसे के पड़ेंगे, क्योंकि आज हर पार्टी की कोशिश यह है कि वो मुफ्त की योजनाओं के जरिए घर बैठे लोगों को पैसा देकर किसी भी तरह से उनका वोट ले ले। अब तक आप यही सुनते थे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन आज से आप यह सुनने की भी आदत डाल लीजिए कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा लोकतंत्र है जहां वोटों को कानूनी तरीके से खरीदा भी जाने लगा है। इस समय दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की होड़ लगी हुई है। कांग्रेस ने एक नया ऐलान किया है कि वो दिल्ली में बेरोजगार युवाओं के लिए युवा उड़ान योजना लागू करेगी। इस युवा उड़ान योजना के तहत पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को 1 साल की इंटर्नशिप का मौका मिलेगा और कांग्रेस उन्हें हर महीने 8,500 रुपए का एक आर्थिक भत्ता देगी। दिल्ली में 15 से 29 साल के लगभग 58 लाख युवा हैं और दिल्ली के पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी की जो दर है वो सिर्फ 2% है। सबसे कम बेरोजगारी की दर अगर कहीं देखी जाएगी युवाओं में तो वो दिल्ली है और दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी दरों में से एक है। और अभी ये योजना जो है इन्हीं युवाओं के लिए लागू होगी जो पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं। इसके अलावा कांग्रेस हर महिला को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा कर चुकी है। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और हर परिवार को 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर देने का वादा भी कांग्रेस कर रही है। यह तो कांग्रेस का वादा है। अब देखिए आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। आम आदमी पार्टी ने भी हर महिला को दिल्ली की हर महीने 2,100 रुपए देने का वादा किया है। तो कांग्रेस 2,500 दे रही है, आम आदमी पार्टी 2,100 रुपए दे रही है। आम आदमी पार्टी भी मुफ्त बिजली दे रही है, मुफ्त पानी, बसों में यात्रा की मुफ्त सुविधा दे रही है और आगे भी ये सारी सुविधाएं जारी रहेंगी। और उसने ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने की योजना को भी जारी रखेगी, जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। बीजेपी ने भी ऐलान किया है कि वो दिल्ली में चल रही आम आदमी पार्टी की इन सारी मुफ्त की योजनाओं को जारी रखेगी अगर वो सरकार में आ गई। हालांकि बीजेपी ने अभी अपनी तरफ से अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। बीजेपी अभी सिर्फ इतना कह रही है कि केजरीवाल जो आपको दे रहे हैं हम भी देते रहेंगे, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में कौन सी नई योजना आ जाएगी ये अभी कहा नहीं जा सकता। यानी दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की एक होड़ लगी हुई है, रेस चल रही है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। और लोगों से यह कहा जा रहा है कि वो अपने एक वोट के बदले में उनसे ये सारी योजनाओं का लाभ मुफ्त में ले सकते हैं। आप पैसे की चिंता मत कीजिए। तो आज हम ये सोच रहे थे कि ये जो पार्टियां हैं सारी ये चाहती हैं कि कुछ भी करके दिल्ली का जो एक आम परिवार है उसके वोट वो हासिल कर लें। तो इसका एक हिसाब किताब भी होना चाहिए। इसलिए अब ये देखिए कि इस हिसाब से दिल्ली में एक औसत परिवार के वोट किस पार्टी को कितने के पड़ेंगे, यानी एक परिवार पर यह पार्टियां कितना पैसा खर्च करेंगी। अगर किसी परिवार में माता पिता और उनकी एक बेटी और एक बेटा है तो ऐसे परिवार को कांग्रेस की सरकार आने पर लगभग 13,500 रुपए कैश मिलेंगे, जिनमें 2,500 रुपए प्यारी दीदी योजना के तहत महिला और उसकी बेटी को मिलेंगे और 8,500 पढ़े लिखे बेरोजगार पुत्र को मिल जाएंगे। 13,500 रुपए कैश के अलावा इस परिवार को मुफ्त बिजली मिलेगी, मुफ्त पानी और महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। आम आदमी पार्टी चुनाव में जीती तो इसी परिवार को 4,200 रुपए कैश मिलेंगे, जिसमें महिला और उसकी बेटी को महिला सम्मान योजना के तहत 2,100 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा इस परिवार को मुफ्त बिजली मिलेगी, मुफ्त पानी और महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा के साथ मुफ्त तीर्थ यात्रा करने की योजना का भी फायदा मिलेगा। तो अब दिल्ली के लोगों को तय करना है कि क्या वो राजनीतिक पार्टियों को अपने वोटों की बोली लगाने देंगे या वो इन पार्टियों से ये भी कभी पूछेंगे कि उन्हें नई सरकार में कौन कौन सी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं
मिलने वाली हैं। हम पहले भी आपको ये कह चुके हैं, भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, भारत सुपर पावर बनना चाहता है। भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के आसपास है, उनसे कहीं ज्यादा है। लेकिन फिर बड़ा सवाल यह है कि जब हम इतने बड़े बन गए हैं, जब हमारी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन से भी ज्यादा बड़ी हो गई है, फ्रांस से भी ज्यादा बड़ी है, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी से भी ज्यादा बड़ी है, तो हमें एक बात बताइए कि जो भारत की राजधानी दिल्ली है उसमें ब्रिटेन की राजधानी लंदन से सुविधाएं कम क्यों हैं? वो फ्रांस की राजधानी पेरिस जैसी क्यों नहीं दिखती? उसमें जर्मनी की राजधानी जैसी सुविधाएं क्यों नहीं है? उसमें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जैसी सुविधाएं क्यों नहीं है? अगर आप इन तमाम देशों की राजधानियों को देखेंगे और जब दिल्ली को देखेंगे तो आपको जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा। यह फर्क क्यों है? लेकिन जब पार्टियां आती हैं तो कहती हैं कि हम इस शहर को लंदन जैसा बना देंगे, हम इस शहर को, कोई कहता है कि पेरिस जैसा बना देंगे, कभी कहते हैं कि मुंबई को भी बड़े दूसरे विदेशी शहरों जैसा बना देंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं। आज बड़ी बात यह है कि भारत के ये बड़े बड़े शहर आखिर बड़े बड़े देशों के अच्छे शहरों जैसे कब दिखेंगे? भारत की राजधानी ब्रिटेन की राजधानी जैसी कब दिखेगी? फ्रांस की राजधानी जैसी कब दिखेगी? लेकिन अगर हमारे देश के लोग पार्टियों से यह पूछना बंद कर देंगे, ना तो वो सुविधाओं के बारे में पूछ पाएंगे, ना नौकरी के बारे में पूछ पाएंगे, ना विकास के बारे में पूछ पाएंगे, अगर पार्टियां उन्हें घर बैठे ही पैसा देती रहेंगी तो वो कोई भी सवाल पूछने का अधिकार खो बैठेंगे। हमने आपको अभी जितना भी खर्च दिखाया एक परिवार का, वो हर परिवार के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, और हमने आपको सिर्फ एक अनुमान के आधार पर अभी यह दिखाया कि एक औसत परिवार जिसमें एक माता पिता है और उनके 2 बच्चे हैं, उसे अगर कांग्रेस की योजनाओं का फायदा मिलेगा तो उसे कितना पैसा मिलेगा, और अगर उसे आम आदमी पार्टी की योजनाओं का फायदा मिले तो उस पर कितना पैसा आम आदमी पार्टी को खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच आजकल अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कांग्रेस के खिलाफ बहुत बोल रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ बहुत बोल रहे हैं, और दिल्ली में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच एक नया राजनीतिक संघर्ष शुरू हो गया है। आज दिल्ली में राहुल गांधी की पहली चुनावी रैली थी जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही नहीं चाहते कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को उनका हक मिले, और उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल कभी उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोलते, और वो हमेशा स्पष्टता से अडानी का मुद्दा देश के सामने उठाते हैं। यानी केजरीवाल, राहुल गांधी की शिकायत है कि मैं तो अडानी का मुद्दा लगातार उठा रहा हूं, लेकिन केजरीवाल अडानी के मुद्दे पर चुप है। लेकिन अब केजरीवाल ने भी राहुल गांधी के इन आरोपों पर एक जवाब दिया है। अब से थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि आज राहुल गांधी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी। राहुल गांधी की लड़ाई कांग्रेस बचाने की है और मेरी लड़ाई देश बचाने की है। जब केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है? वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे,
वैसे ही स्ट्रैटेजी केजरीवाल जी की है, कोई फर्क नहीं है। तो आप देखिए राजनीति में कैसे रिश्ते रातों रात बदल जाते हैं। राजनीति में ना तो कोई दोस्त है परमानेंट, ना कोई दुश्मन है और ना ही कोई सिद्धांत है। याद कीजिए अब से कुछ महीने पहले जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहा था, उसका चुनाव प्रचार हो रहा था, इंडिया गठबंधन बना था, अरविंद केजरीवाल जेल में थे। उस समय अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली की एक रैली में सोनिया गांधी की बगल में बैठी थी और उस रैली में सोनिया गांधी ने सुनीता केजरीवाल को एक प्लेटफॉर्म दिया, एक जगह दी कि वो दिल्ली के लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। और कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल का पूरा साथ दिया, सुनीता केजरीवाल का पूरा साथ दिया, मांग की कि भाई उन्हें हमारा समर्थन अरविंद केजरीवाल के साथ है जो इस समय अभी जेल में है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक दूसरे के खिलाफ ही आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि राहुल गांधी आज दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी भ्रष्ट है। देखिए आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये टिप्पणी ही तो की है उनके बयानों पर, और क्या कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अगर अरविंद केजरीवाल इतने ही भ्रष्ट थे तो फिर राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में उनके साथ हाथ क्यों मिलाया था? और अगर अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी इतने ही नापसंद थे तो दिल्ली में लोकसभा का चुनाव दोनों पार्टियों ने मिलकर क्यों लड़ा था? और 6 महीने में ही यह दोस्ती टूट गई। इंडिया गठबंधन का हाल आज अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन में सभी घटक दल एक दूसरे के बारे में ऐसी ही बातें कर रहे हैं। ज्यादातर लोग कांग्रेस के बारे में आज यही बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि राजनीति में 6 महीने का जो समय है वो कितना बड़ा समय होता है। और 6 महीने होते होते जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे और पानी पी पी कर नरेंद्र मोदी को कोस रहे थे, आज अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को कम कोस रहे हैं और राहुल गांधी को ज्यादा कोस रहे हैं। आज राहुल गांधी अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी के लिए कम बोलते हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं। तो ये है राजनीतिक दोस्ती और राजनीति के सिद्धांत। हमारे देश की जनता को भी इन नेताओं से सीखना चाहिए। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि महाकुंभ मेले के पहले ही दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने प्रयागराज के संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और यह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सुबह 3:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच हर घंटे लगभग 11.5 लाख, हर मिनट लगभग 19,000 और हर सेकंड लगभग 350 लोगों ने स्नान किया है। दुनिया में अब तक ऐसा कभी कोई कार्यक्रम या धार्मिक आयोजन नहीं हुआ जिसमें एक दिन में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया हो। और यहां तो हिस्सा लेने की भी बात नहीं हो रही, यहां तो स्नान की बात हो रही है। 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। 5 से 6 दिन चलने वाली हज यात्रा में भी अधिकतम 30 लाख मुसलमान शामिल होते हैं। यरूशलेम के ईस्टर वीक में एक हफ्ते में 40 लाख क्रिश्चियंस शामिल होते हैं और इराक में होने वाले मुसलमानों के धार्मिक आयोजन में भी लगभग 2 करोड़ शिया मुस्लिम शामिल होते हैं। लेकिन इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होने वाले हैं, जिनमें 1.5 करोड़ लोगों ने सिर्फ आज ही के दिन यानी पहले ही दिन कुछ ही घंटों में प्रयागराज के 44 घाटों पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी की त्रिवेणी में स्नान किया है। यह पहला स्नान है जो पौष माह की पूर्णिमा तिथि से शुरू हुआ और इस दौरान संगम में स्नान करने आए श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से 20 क्विंटल फूलों की वर्षा की गई। ये तस्वीरें आप देखिए, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। आज प्रयागराज में ऐसा जन सैलाब उमड़ा कि इस भीड़ में 3,500 लोग अपनों से बिछड़ भी गए। लेकिन बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि सरकार ने इस तरह के केंद्र बनाए हैं जिनकी मदद से ये सभी लोग
अपनों से बिछड़ने के बाद शाम तक उनसे आसानी से मिल भी गए। यानी शिकायतें तो 3000 से ज्यादा लोगों की आई कि वो बिछड़ गए हैं, लेकिन शाम होते होते सब अपने परिवारों से मिल चुके थे। इसके अलावा आज 25 अलग अलग सेक्टर्स में 12 किलोमीटर लंबे घाटों पर श्रद्धालुओं ने महाकुंभ मेले का पहला स्नान किया और इस दौरान लगभग 60,000 जवान महाकुंभ मेले की सुरक्षा में तैनात रहे। और इसीलिए आज दुनिया भारत से 3 बातें सीख सकती है। पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। पहली बात जो दुनिया सीख सकती है भारत से वो है इवेंट मैनेजमेंट। कैसे इतने बड़े आयोजन को इतनी कुशलता के साथ उसका आयोजन किया जाता है, तो इवेंट मैनेजमेंट आज दुनिया को हमसे सीखना चाहिए। दूसरा है क्राउड मैनेजमेंट। करोड़ों लोगों की भीड़ को कैसे मैनेज किया जाता है, करोड़ों लोगों की भीड़ के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और कैसे उन्हें एक सिस्टम के तहत स्नान के लिए ले जाना है। ये इतना बड़ा क्राउड मैनेजमेंट जो है, भीड़ प्रबंधन, ये पूरी दुनिया को आज भारत ही सिखा सकता है। और तीसरा है इतने बड़े आयोजन की करोड़ों लोगों की सुरक्षा व्यवस्था करना। आप भी सबसे पहले यह देखिए कि जब 1.5 करोड़ लोग एक स्थान पर स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं, वो भी कुछ घंटे में, लगभग 13 घंटे में 1.5 करोड़ लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो दृश्य कितना अभूतपूर्व होता है। दुनिया ने इससे पहले इस तरह के दृश्य कभी नहीं देखे होंगे। तो महाकुंभ का इतना भव्य आयोजन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और महाकुंभ में अभी अमृत या शाही स्नान की शुरुआत नहीं हुई है। इसकी शुरुआत होगी कल सुबह 5 बजे से, जिसमें 13 अखाड़ों के नागा साधु हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर संगम में स्नान करने के लिए आएंगे। और इस बार के महाकुंभ में कुल 3 अमृत स्नान होंगे। इनमें पहला अमृत स्नान कल यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन होगा, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेगा। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन होगा और तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन होगा। इन्हें अमृत स्नान क्यों कहा जाता है, आज आप यह भी जान लीजिए। अमृत स्नान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्नान कुछ विशेष तिथियों पर ही होते हैं और दूसरा, इनमें नागा साधु भव्य तरीके से स्नान में हिस्सा लेने के लिए आते हैं और यही कारण है कि इसे शाही स्नान भी कहा जाता है और नागा साधु सबसे पहले यह स्नान करते हैं। अब आप यह देखिए कि सनातन धर्म में महाकुंभ के स्नान को इतना पवित्र क्यों माना गया है। इसके भी 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि जिन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, वहां समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थी, इसलिए यह पवित्र स्थान है। ये 4 स्थान हैं हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। इसीलिए जो कुंभ के मेले का आयोजन होता है, ये इन 4 स्थानों पर ही होता है क्योंकि ये सबसे पवित्र स्थान माने गए हैं। यहीं पर अमृत की बूंदें गिरी थी। दूसरी बात यह है कि इसका संबंध पुण्य कर्मों से भी है। सनातन धर्म में मनुष्य के जीवन की 2 शाखाएं बताई गई हैं। आपका जीवन इन 2 शाखाओं में बटा हुआ है, एक है पुण्य और दूसरा है पाप। यानी आपने अपने जीवन काल में कितने पुण्य किए हैं और कितने पाप किए हैं। ऐसी मान्यता है कि मनुष्य द्वारा अर्जित किए गए पुण्य से पापों के प्रभाव को कम किया जा सकता है और महाकुंभ में स्नान करने से इसी पुण्य की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा सनातन धर्म में लोग अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाना चाहते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं कि जब वो यहां से विदा लें तो उनके जीवन का जो रजिस्टर लिखा जाएगा उसमें पुण्य ज्यादा हो और पाप कम हो। लेकिन पाप को कम कैसे किया जाए, पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए और पुण्य कैसे कमाया जाए, ये उसका तरीका है। जैसे सामान्य स्नान शरीर के मैल को साफ करता है, अगर आपको अपना शरीर साफ सुथरा करना है तो आप स्नान करते हैं हर रोज। ठीक उसी प्रकार से महाकुंभ का स्नान शरीर के नहीं बल्कि मन के मैल को साफ करता है और यह आपके बही खाते में लिखे हुए पापों को भी खत्म कर देता है, उनका विनाश कर देता है। महाकुंभ का स्नान अलग अलग राशियों के गोचर, उनके योग और शुभ मुहूर्त के साथ आता है और यही कारण है कि इस स्नान को करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। यही तो इंसान चाहता है
कि पुण्य मिल जाएं और पाप खत्म हो जाए। प्रयागराज में स्नान का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि प्रयागराज को त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी इसलिए क्योंकि यहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। सरस्वती नदी को लेकर मान्यता है कि यह अब भी धरातल के नीचे बह रही है, और इस त्रिवेणी में महाकुंभ के दौरान डुबकी लगाकर स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है, और कहते हैं कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। महाकुंभ का योग 144 वर्षों में एक बार बनता है, और अगर इस बार के महाकुंभ में आपने हिस्सा नहीं लिया, यह पवित्र स्नान नहीं किया, तो यह अवसर आपके जीवन में फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। इसलिए आपको यह बता रहे हैं कि जो महाकुंभ है, यह अवसर आपके जीवन में पहली और आखिरी बार आ रहा है। अगला महाकुंभ आज से 144 वर्ष के बाद अब वर्ष 2169 में होगा। सोचकर देखिए, 2169 में अगला महाकुंभ होगा। अब आप सोच लीजिए कि आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो वर्ष 2169 तक जीवित होंगे, जिनके जीवन में यह दूसरा मौका आएगा। और इसीलिए इस बार का महाकुंभ दुर्लभ भी है और बहुत खास भी है। महाकुंभ तब होता है जब 12 पूर्ण कुंभ पूरे होते हैं, और क्योंकि एक पूर्ण कुंभ 12 वर्षों में एक बार होता है, इसलिए 12 पूर्ण कुंभ को पूरा होने में 144 वर्ष लगते हैं, और इस तरह महाकुंभ 144 वर्षों में एक बार आता है। अनुमान है कि इस दुर्लभ संयोग के कारण महाकुंभ मेले में 30 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच लगभग 40 करोड़ लोग आएंगे। और इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि हमारा सनातन धर्म कैसे लोगों को जाति और वर्ग के बंधन से निकालकर एकजुट रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। जो 40 करोड़ लोगों की हम बात कर रहे हैं, अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा संख्या क्या है। अमेरिका की कुल आबादी 35 करोड़ के आसपास है, और हमारे यहां 40 करोड़ लोग तो सिर्फ महाकुंभ में शामिल होने के लिए आ जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए ये कितनी बड़ी बात है। और ये जो 40 करोड़ लोग आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में, आज भी जो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन व्यक्ति किस जाति का है, किस संप्रदाय का है? इसलिए यह महाकुंभ सनातन धर्म के अनुसार हमारे समाज को जातियों से बाहर निकालकर समानता की तरफ ले जाता है। महाकुंभ मेले में आज से कल्पवास भी शुरू हो गया है, जो 12 फरवरी को समाप्त होगा। इसमें कल्पवास को चुनने वाले लोग 13 जनवरी से 12 फरवरी के बीच महाकुंभ के मेले में कल्पवासी बनकर रहेंगे, और खुद को सनातन धर्म के और ज्यादा करीब नजदीक लेकर जाएंगे, और सनातन धर्म का अच्छे से पालन करेंगे, सनातन धर्म के सिद्धांतों का पालन करेंगे। और इस बार लगभग 15 लाख कल्पवासी महाकुंभ के मेले में शामिल हुए हैं, और इनमें एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेंस पावेल जॉब्स भी शामिल है। लॉरेंस जॉब्स 29 जनवरी तक महाकुंभ मेले में कल्पवास करेंगी, और यह 16 दिन का कल्पवास उनकी तपस्या, ध्यान और आत्मशुद्धि पर केंद्रित होगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि स्टीव जॉब्स की पत्नी मोक्ष और आत्मशुद्धि के लिए अमेरिका से प्रयागराज के महाकुंभ में आई हैं, और उन्होंने अपने लिए एक नए नाम को भी चुना है जो सनातन धर्म के अनुसार है, और उनका नया नाम है कमला। इससे आप समझ सकते हैं कि महाकुंभ और सनातन धर्म की आध्यात्मिक शक्ति भारत के लिए कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर बन सकती है।